नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर देश में दोबारा से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए 3 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया है। लेकिन क्या लॉकडाउन यही मात्र एक विकल्प है इस महामारी को रोकने के लिए? और जिस प्रकार से मीडिया ने इस महामारी को भारत में फैलाने के लिए मुस्लिम लोगों पर जो आरोप लगाए हैं, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए दो मान्यवर है, दो बड़े मान्यवर है। एक है वामन मेश्राम साहब, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, और दूसरे है मौलाना हजरत सज्जाद नोमानी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत नोमानी साहब से करना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल नोमानी साहब से ही है कि जिस प्रकार से मरकज निजामुद्दीन को लेकर यह आरोप लगाए गए कि उनकी वजह से देश में कोरोना वायरस को फैलाया है, उन्होंने फैलाया है, तो ये कितनी सच्ची बात है, इस पर आप जरा खुलासा करिए। देखिए, दो बातें इस बारे में खासतौर पर गौर करने के लायक है। एक बात तो ये है कि जो एनसीए, एनपीआर के खिलाफ पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चल रहा था, और जिसमें विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सब मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग, क्रिश्चियन, लिंगायत, बुद्धिस्ट, सारे लोग एकजुट होकर इन ड्रैकोनियन कानून के खिलाफ, सीए के खिलाफ और दूसरे और उन दोनों कानून के खिलाफ जिस तरह एकजुट होकर एक आंदोलन चला रहे थे, इससे निश्चित रूप से लग रहा था कि आरएसएस और जो सरकार है वो एक डिफेंसिव बैकअप पोजीशन जाने पर मजबूर हो गई है। और ये एकता जो पूरे मुल्क में इस वक्त बनती चली जा रही थी, तो वो चीजें उनके लिए बहुत परेशान कुन थी, और उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने इस वक्त बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने इस कोरोना वायरस की लड़ाई को, इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्होंने फिर अपने पुराने एजेंडे पर अमल करने के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसके लिए उनको अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मौका मिला, इसको मीडिया के जरिए से उसके बारे में रोजाना वो हवा भरते चले जा रहे हैं। और इस बात की दलील ये है कि मैं थोड़ा सा समय लूंगा, मैं बताऊंगा कि पिछले दिनों में कितनी बड़ी बड़ी और भी गैदरिंग्स हुई हैं और होती चली जा रही हैं। आप जरा सा नोट करते जाइए, सारे जो चैनल के सुनने वाले हमारे सारे व्यूअर्स भाई और बहन हैं, वो प्लीज जरा ध्यान दें। 18 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के मुताबिक 15 लाख लोग विदेश से हमारे देश में आए हैं। तकरीबन 1,20,000 लोग वो हैं कि जो नमस्ते ट्रंप के अवसर पर वहाँ अहमदाबाद में इकट्ठा हुए 24-25 फरवरी को, और उसमें बहुत से फॉरेनर्स भी थे, बहुत बड़ी संख्या में फॉरेनर्स थे जो उस वक्त आए थे। तकरीबन 26,000 लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा है मध्य प्रदेश में, इसलिए कि मोरेना में 20 तारीख को एक पार्टी हुई थी, इसमें 800 लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें से 12 पॉजिटिव उनको टेस्ट किया गया। कनिका कपूर का जो किस्सा है वो तो बहुत मशहूर है, मुझे उसकी पूरी डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं। 400 पीपल लोग उनसे मिले थे, और इसके अलावा और बहुत सी लंबी लिस्ट है, मैं 2-4 और पढ़ना चाहूँगा, बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। तकरीबन 15 लाख लोग इकट्ठा हुए थे त्रिमुला में इन 2 महीनों में। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इनका जिक्र भी मीडिया में नहीं आया। 1.5 लाख से लोग ऊपर कादरी नरसिम्हा स्वामी जो रथोत्सव था आंध्र प्रदेश में, 15 मार्च को वहां 1.5 लाख लोग वहां पर जमा हुए। और इसके अलावा विष्णवी टेम्पल में जम्मू एंड कश्मीर में, वहां भी लॉकडाउन के दौरान 450 लोग ऑफिशियल फिगर के मुताबिक
वहाँ इकट्ठा हुए। हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने वायलेट किया लॉकडाउन को और वो अयोध्या पूरे तामझाम के साथ गए। कर्नाटका में एक बीजेपी एमएलए ने अपनी बर्थडे पार्टी मनाई और वहां 200 लोग इकट्ठा हुए। एक बीजेपी के महाराष्ट्र के एक एमएलए ने वहां उन्होंने भी एक अपनी बर्थडे पार्टी मनाई। इसी तरह जो राजा सिंह हैं बीजेपी एमएलए, उन्होंने भी इसका लॉ का पूरा वायोलेशन किया। और ऐसे ही मेरे पास अभी और बहुत सी समाचार हैं, मगर मैं वक्त बचाने के लिए उनको छोड़ता हूँ। इसका क्या साफ मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक विशेष समुदाय, सिर्फ मुसलमानों को उन्होंने टारगेट बनाया और उनको बदनाम करने के लिए पॉलिटिक्स भी वो इसमें खेल रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इससे ये भी पता चलता है कि संघ परिवार के लोगों की मानसिकता क्या है। ये जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, आप इनका जो भी नाम रखें, इनकी सोच कितनी छोटी है। सच्ची बात यह है कि बहुत से लोग जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं भी थे, शायद उनमें से भी बहुत से लोग इतने गिरे हुए कैरेक्टर के लोग इनको नहीं समझते। तो ये है सच्चाई इस बात की कि उन्होंने पूरा रुख मोड़ दिया है निजामुद्दीन मरकज और पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ। लेकिन वो किस लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे? क्या वो वाकया था और क्या उन्होंने प्रशासन से कोई वार्तालाप की थी या नहीं? इसके बारे में कुछ जो सच्चाई है वो जो अभी तक सामने नहीं आई है, मीडिया में किसी प्रकार की चर्चा उस पर नहीं हो रही है, उसके देखिए, बारे में। वहां जो लोग जमा हुए थे वो 13, 14, 15 को जमा हुए थे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। उस वक्त लॉकडाउन का कोई तस्वुर ही नहीं था और उसके ये अपील की गई थी उसके बाद भी कि जो लोग जहां हैं वहीं रहें। प्रधानमंत्री ने खुद ये अपील की और उसके बावजूद जैसे ही ये जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, तो वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने बार बार पुलिस स्टेशन पर रिक्वेस्ट की, पूरी लिस्ट दी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम 70 बसों का प्रबंध करने के लिए खुद तैयार हैं अपने खर्चे पर, आप सिर्फ पास दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए ताकि इनको जहां जहां पहुंचाना है वहां हम पहुंचाएं। फिर जब वो उन्होंने कहा कि अब वो टालते रहे, वो सारा समय बर्बाद किया उन्होंने। और उसके बाद टेस्टिंग में हेल्थ सेक्रेटरी बयान कर रहे हैं, मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट के कह रहे हैं, ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि उनमें कोई पॉजिटिव नहीं निकला। उसके बाद और लोग वहां जहां के वहां पहुंचे तो वो कुछ पॉजिटिव केसेस आए। ये बिल्कुल उसी तरह है कि देश में किसी भी घर में कहीं पर भी लोग किसी को भी पॉजिटिव निकल सकता है, तो उसको टारगेट बनाना एक प्योरली पॉलिटिकल एजेंडा है और हाईली कंडेम्नेबल है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता, विशेषकर जो मजलूम समाज के लोग हैं, जो 85% लोग हैं, मैं उनसे ये अपील भी करना चाहता हूँ कि अब तो कम से कम वो आपकी इकट्ठा हो जाएं। अब तो कोई और बात छुपी रही नहीं गई इन लोगों के कैरेक्टर के बारे में और इनके जो इविल डिजाइन्स हैं उनके बारे में। जी, मिश्राम साहब, आपने इस पर काफी बात की है सोशल मीडिया में, आपके फेसबुक पेज हो या आपके जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से। आपके पास क्या जानकारी है, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं इसके बारे में कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरी जानकारी के अनुसार मुझे ये पता है कि 24 तारीख को प्रशासन के द्वारा उनको लिख कर दिया गया कि ये मरकज निजामुद्दीन खाली करो। तो उसके बाद मरकज निजामुद्दीन के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने उनको लिख कर दिया कि हमें बसों का इंतजाम किया जाए और पुलिस वालों को भी उन्होंने इसके लिए पास प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के लोगों को भी उन्होंने लिख कर दिया। बाद में उन्होंने ये भी लिख कर दिया कि बसों का इंतजाम हम खुद करेंगे, आप केवल हमें
पास की व्यवस्था करे यहां से लोगों को लेकर जाने की। ये सारी घटना 24 मार्च को हुई। जी। अगर हम दिनों की गिनती करें तो ये पता चलेगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 दिन। 7 दिन तक प्रशासन ने, यानी दिल्ली में जो पुलिस प्रशासन है वो, और जो केंद्र के नियंत्रण में, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है और राज्य सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार के अधीन जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं उन लोगों को उन्होंने लिख कर दिया। तो दोनों सूरत में उन्होंने क्या हुआ कि ये 7 दिन का समय उन्होंने फालतू गवाया। इसको मैं अभी ऐसा कहता हूं कि ये फालतू नहीं गवाया। जब ये पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई तो स्वाभाविक रूप से यह मामला दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास गया होगा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के पास गया होगा जी। और अमित शाह के पास जाने के बाद ये राजनीति शुरू हुई होगी कि अच्छा मौका है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास आया है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर हमारे पास ये जानकारी हो गई है कि ये लोग फंसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये 7 दिन प्लान बनाने के लिए, इस दौरान उन्होंने प्लान बनाया। ऐसा कहा जा सकता है कि प्लान बनाया कि मरकज निजामुद्दीन को आधार बनाकर सारे देश के मुसलमानों को बदनाम किया जा सकता है। नॉन मुस्लिम लोगों के जहन में, नॉन मुस्लिम लोगों के दिमाग में, नॉन मुस्लिम लोगों की नजर में सारे मुसलमानों को डिफेम किया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है। ऐसा एक प्लान उन्होंने बनाया। ये प्लान इस आधार पर बनाया कि कोरोना के मुद्दे पर भारत की जनता बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये सेंसिटिव उन्होंने खुद ही बनाया। ये सेंसिटिव मीडिया की मदद से उन्होंने खुद ही बनाया। तो उन्होंने सोचा कि अब भारत की नॉन मुस्लिम जनता बहुत बड़े पैमाने पर सेंसिटिव है। ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन में अगर मुसलमानों को कोरोना का कैरियर घोषित कर दिया जाए तो आज तक भारत के इतिहास में जितना बदनाम मुसलमानों को या नॉन मुस्लिम लोगों को मुसलमानों के विरोध में इंस्टिगेट नहीं किया जा सका, उतना ज्यादा इंस्टिगेट किया जा सकता है। जो आज तक बचे हुए लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को इनके विरोध में भड़काने का बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। ऐसा प्लान मेरा अभ्यास के अनुसार, मैं जो 40-42 साल से काम कर रहा हूं और इन लोगों की फितरत को जानता हूं, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 7 दिन का समय गंवाने की कोई वजह नहीं थी। जी। जब 22 तारीख को कर्फ्यू घोषित हुआ, जनता कर्फ्यू, इसका मतलब है 22 तारीख के पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फैसले लिए हैं और 23 तारीख को अब ये घोषित होने वाला था रात के 12 बजे के बाद से सारे देश भर में लॉकडाउन। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को तैयार करने के लिए जनता कर्फ्यू 22 तारीख को कराया गया और 23 तारीख को ये घोषित किया गया कि 24 तारीख से सारे देश भर में लॉकडाउन होगा। इसका मतलब है राष्ट्रीय आपदा घोषित की जा चुकी है। 24 तारीख के दौरान जब ये लिख कर दिया गया पुलिस वालों ने, उसके पहले ही 23 तारीख को लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। अगर ये राष्ट्रीय आपदा थी तो इस राष्ट्रीय आपदा में पुलिस परमिशन के आधार पर जो कार्यक्रम हुआ, सरकार को पहले से जानकारी है।
सरकार को पहले से मालूमात है। अगर सरकार को पहले से बड़े पैमाने पर जानकारी है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इसके द्वारा वो उन लोगों को जानकारी पहले से है तो उनको वो अपने नियंत्रण में ले सकते थे। राष्ट्रीय आपदा होने की वजह से जी। जब वो नियंत्रण में ले सकते थे तो नियंत्रण में लेकर उनका मेडिकल टेस्ट कर सकते थे। मेडिकल टेस्ट करके अगर वो कोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अगर है कोरोना पॉजिटिव है, तो उन लोगों को दिल्ली में ही रोक लेते, और जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है उनको क्वारंटाइन में दिल्ली में रोक लेते। ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 3000 लोगों का मामला था, ये बहुत बड़ा मामला था नहीं। ऐसा करने से क्या होता, भारत के सभी राज्यों से जो तबलीगी जमात के लोग आए थे, स्वाभाविक रूप से वो अपने अपने जगह पर जाए, उनको जैसे साधन मिले वो जाने का उन्होंने काम किया, तो इन्होंने उनको जाने दिया और इन्होंने उनको फैलने दिया, और फैलने दिया, और ये भी प्लानिंग के तहत फैलने दिया। प्लानिंग के तहत फैलने के बाद फिर उन्होंने प्लानिंग के तहत ये प्रोपेगेंडा किया कि इन्होंने सारे देश भर में वायरस को फैलाने का काम किया, कोरोना फैलाया। जी। ये सारे जो सर्कमटेंशियल एविडेंस है, रिटन डॉक्यूमेंट है, दस्तावेजी एविडेंस है, ये सारी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्होंने प्लानिंग बनाकर कोरोना वायरस को सारे देश भर में फैलाया। केंद्र सरकार ने फैलाया, दिल्ली गवर्नमेंट ने फैलाया। आजकल केजरीवाल बीजेपी के लाइन पर ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि 47 विधानसभा के चुनाव में ईवीएम मशीन का डाटा और पेपर टेल मशीन का डाटा आपस में नहीं मिला, तो उसको भी दबाने का अच्छा मौका मिला, इस पर से लोगों को ध्यान हटाने का मौका मिला, और उसने मरकज निजामुद्दीन के लोगों पर एफआईआर दाखिल करने का काम किया। ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती है कि केजरीवाल केंद्र सरकार के साथ मिलजुल कर ये सब काम कर रहा था। तो मेरा यह मानना है कि जब ये राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई थी, तो राष्ट्रीय आपदा में हर नागरिक को मदद करना एक कानूनी बंधन था। जब कानूनी बंधन था और उन लोगों को इसके गंभीर संकट का एहसास नहीं था, जैसे मीडिया वाले कह रहे हैं जाहिलों की जमात, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जाहिलों की जमात है, तुम तो अक्लवान थे, तुम तो बुद्धिमान थे, तुमको तो ज्यादा अकल थी, तुम्हारे पास तो ज्यादा डाटा था, तुम्हारे पास इंटरनेशनल नेशनल डाटा था, तुमने क्यों ये संकट बढ़ने दिया? रोकने का अधिकार तुम्हारे पास, कानून तुम्हारे पास, सत्ता तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, प्रशासन तुम्हारे पास, सीआईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, मेडिकल फैसिलिटी तुम्हारे पास, नियंत्रण तुम्हारे पास, तुम लेकर टेस्ट कर सकते थे, सारी की सारी बातें तुम्हारे पास थी, तुम रोक सकते थे, तुमने रोकने का काम किया नहीं और सारे देश भर में फैलाने दिया। बिल्कुल भी तबलीगी जमात के लोग, जो सबूत मेरे पास अवेलेबल है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, केंद्र सरकार प्लानिंग बनाकर मुसलमानों को डिफेम करने के लिए उन्होंने इस मामले को इशू बनाकर ये किया। दूसरी बात, अगर थोड़ी देर के लिए ये माना जाए कि तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार है, तो केवल तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार माना जाता। मगर मीडिया का मैं देख रहा हूं, मैं घर में बैठा हुआ हूं, तो मीडिया मैं देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि सारे मुसलमानों को बदनाम कैसे किया जाए, उनके बोलने का तौर तरीका इस तरह से होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात,
और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि विदेशों से ये बात 24 से 30 तारीख के दरमियान, उसके पहले ही जब ये लॉकडाउन घोषित किया तो 550 केसेस भारत भर में कोरोना वायरस के थे, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा। जी। अगर प्रधानमंत्री की बात मानी जाए, चलो हम मान लेते हैं, बहस के लिए, तथ्य के लिए, फैक्ट के लिए मान लेते हैं, अगर ये इतने लोग थे और 15 लाख विदेश से लोग आए, तो जो लोग 24 तारीख के पहले आए उन लोगों ने कोरोना वायरस भारत में लाया। जी। ये कोरोना वायरस भारत में पैदा नहीं हुआ। जी। सारे दुनिया वाले इस बात को मान रहे हैं कि विदेश से भारत में आया। विदेश से भारत में किसने लाया? एरोप्लेन में आने वाले लोगों ने लाया। 15 लाख लोग आए, विदेश से आए। जो विदेश से आए, बड़े पैमाने पर आए, उन लोगों ने, ये इस बात का सबूत भी है कि सबसे बड़ा सेंटर बॉम्बे बना हुआ है, बॉम्बे में सबसे ज्यादा विदेश से लोग आए। पूना दूसरा सेंटर बना हुआ है जी। दिल्ली तीसरा बड़ा सेंटर बना हुआ है। ये सेंटर पर विदेश से लोग आए, ऐसा केजरीवाल ने खुद अपने बयान में कहा, जो मैं सुन रहा हूं जी। तो अगर ये विदेश से आए, ये जो विदेशी लोग हैं, और अगर वो नॉन मुस्लिम है, तो इसका मतलब है वो नॉन मुस्लिम लोगों ने भारत में कोरोना वायरस लाया। मैं उनको बदनाम करने के लिए ये बयान नहीं दे रहा हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम मुसलमानों को कोरोना वायरस का कैरियर घोषित कर रहे हो, तो जो तारीखवार विश्लेषण किया जाए तो ये सिद्ध होता है कि 24 तारीख के पहले जो 550 केसेस हुए, तुम्हारे कहने के अनुसार 550 केसेस में तबलीगी जमात के लोग शामिल नहीं थे। बाद में तबलीगी जमात के लोग शामिल हो गए, उनकी वजह से ज्यादा संख्या फैल गई। तुम्हारी थ्योरी अगर मान लिया जाए, वो 550 केसेस बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो इसका मतलब है तुम्हारे थ्योरी के अनुसार नॉन मुस्लिम थे। अगर तुम्हारे थ्योरी के अनुसार नॉन मुस्लिम थे, तो तुम लोगों ने नॉन मुस्लिम को टारगेट बनाने के लिए मीडिया का उपयोग किया, ऐसा तो दिखाई नहीं दिया। तुमने नॉन मुस्लिम को टारगेट नहीं बनाया, ठीक काम किया, अच्छा काम किया। बुरा काम किया ऐसा नहीं कह रहा हूं, अच्छा काम किया, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा का मामला था। ये राष्ट्रीय आपदा का मामला था। आपने उनको टारगेट नहीं किया, उनको मदद करने का काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया। धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। ऐसा ही काम मुसलमानों के साथ करते। नालायकी की हद हो गई, मीडिया वालों के नालायकी की हद हो गई। इतने बड़े पैमाने पर वो ऐसा कर रहे हैं, मीडिया वालों की नालायकी की हद हो गई। मैं सारे के सारे मीडिया वालों को ऐसा नहीं कह रहा हूं, जो मीडिया वाले ऐसा कह रहे, जो मीडिया वाले ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे। तीसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं जी। मैं देख रहा हूं कि ये जो कार्यक्रम चलते हैं, उस कार्यक्रम में जो एंकरिंग करने वाले लोग हैं, वो एंकरिंग करने वाले लोगों को सबसे पहले अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो एंकरिंग करने का काम नहीं कर रहे, वो एक्टिविस्ट बनकर काम कर रहे जी। और उनकी लाइन के अनुसार, वो जिस लाइन का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसके अनुसार तो वो एक्टिविस्ट है, वो एंकरिंग नहीं है। वो निष्पक्षता का सिद्धांत मानकर जो मीडिया के लिए गाइडलाइन घोषित की गई है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का वायलेशन कर रहे हैं। अगर वो गाइडलाइन का वायलेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं जो एंकरिंग करने वाले लोग अपने कुर्सी से उछल उछल कर बोल रहे थे, हरामी की हद हो गई, उन लोगों के हरामीपन की हद हो गई। उछल उछल के बातें कर रहे हैं। कोई हरामीपन को ये होना चाहिए, मगर इतना हरामीपन होना चाहिए, मुझे तो, मैं हैरान हूं। लिमिटलेस, इसकी कोई मर्यादा नहीं है, ऐसा वो करने का काम कर रहे हैं। ये
उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रही थी, जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा जारी की गई। जी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस पर किसी प्रकार का इंटरिम आदेश देने के लिए मना किया। और दूसरी एक बात ये भी आई कि मीडिया पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। जहां तक मैं कानून जानता हूं, मैं कानूनदान नहीं हूं, मैं कानून जानता हूं। आर्टिकल 19 संविधान का आर्टिकल मौलिक अधिकार भी जानता हूं, और मौलिक अधिकार के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उसमें मर्यादा है। किसी को किसी कम्युनिटी के विरोध में घृणा फैलाने का कोई अधिकार नहीं है जी। ये फैलाने का काम कर रहे हैं मीडिया वाले, ये दिखाई दे रहा सारी दुनिया वालों को। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज को दिखाई नहीं दे रहा? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज को दिखाई नहीं दे रहा? ऐसे कैसे कहा जा सकता दिखाई नहीं दे रहा है? वो क्या अपने आप को खुदा मानते हैं क्या? हम तो नहीं मानते उनको खुदा। वो भारत के संविधान के अधीन रहकर काम करने के लिए उनके पास अथॉरिटी दी गई है। अगर वो इस करने के लायक नहीं है तो वो जिम्मेदारी से हट जाए, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो। जो वो खुद देख रहे अपने घर में बैठे बैठे होंगे, वो भी खुद देख रहे होंगे। तो मुझे पता चला कि 4 हफ्ते का समय के बाद जमीयत उलेमा हिंद के लोगों को कि इसका निगेटिव परिणाम समाज के ऊपर क्या हुआ, इसके सबूत हमको दो। तो क्या हाइपोथेटिकल जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज को ये इतने बड़े मास मीडिया का बहुत बड़ा निगेटिव समाज पर असर पड़ेगा, इसका पूर्वानुमान पूर्वाकलन नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज को इसका पूर्वानुमान नहीं है। ऐसे कैसे कहा जा सकता है? मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं कि उनको इस तरह की समझदारी नहीं है। तो बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है। मैं ऐसा मानता हूं सारी की सारी व्यवस्था में बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है। और ये खराबी ईवीएम मशीन के द्वारा जब बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव गलत तरीके से जीतने के द्वारा ये सरकारें बन रही है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा खराबियां आई है, ऐसा मैं मानता हूं। और प्रशासन की जो मेरिट है, प्रशासन की जो गुणवत्ता है, वो इतने घटिया दर्जे कर गिर गई है। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज भारत में दिखाई नहीं दे रही है। उसके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। तो परिस्थितियां लगातार खराब होती जा रही है। इसके लिए जनता के अंदर ये बातें बर्दाश्त करने की हद खत्म हो जाएगी तो इसका परिणाम बहुत बड़े पैमाने पर भारत के तमाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। सचेत होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। जो सत्ता पर नियंत्रण करने वाले लोग हैं वो सचेत होने की जरूरत है। ये परिणाम बहुत बड़े विपरीत परिणाम हो सकते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को ये जनता के तरफ से सतर्क कहने के लिए कह रहा हूं। मैं इस मुद्दे पर इतनी ही बातें कहना चाहता जी। नुमानी साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से बड़े बड़े जो मस्जिद है या उलेमा है, उन्होंने अपने मस्जिदों को बंद करने के लिए कहा है, लेकिन ये बातें मीडिया नहीं दिखा रही। और कहीं कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि कुछ मुस्लिम लोगों ने अस्पताल के बाहर पेशाब की बोतल फेंकी, या ऐसे कुछ जो बातें हैं वो दिखाई जाती है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये जो मीडिया का रवैया है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये गंद जो फैलाया हुआ है इसमें मेजर रोल सरकार की मदद से मीडिया ही का है। मीडिया पर उन्हीं मनुवादी ताकतों का कब्जा हो गया है और मनुवादी ताकतों ने उसको खरीद लिया है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन मीडिया की जो जिम्मेदारी है, मीडिया असल में उसको एक पिलर कहा जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, एक स्तंभ है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का, और उसकी जिम्मेदारी है सब पर निगरानी रखना। वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सरकार हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। लेकिन इस वक्त हो गया है उल्टा। देश में हमारी जो खराबी बढ़ती चली जा रही है उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मीडिया ही की है। अगर मीडिया सरकार का और संघ परिवार और मनुवादी ताकतों का इस तरह साथ न देता और इस तरह जर्नलिज्म के उसूलों को मिट्टी में न मिलाता, मैं
एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद एक मंथली मैगजीन का एडिटर हूँ। मेरे दो बड़े भाई वो डेली न्यूज़पेपर्स के भी एडिटर रहे, वीकली जो न्यूज़पेपर थे या मैगजीन थे उनके भी एडिटर रहे। मेरे पिताजी ने 1934 में मंथली उर्दू मैगजीन निकालना शुरू किया था, जो आज तक निकल रहा है, 88 साल हो गए। मैं उसका इस वक्त ही एडिटर हूँ। तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जर्नलिज्म के क्या आदाब हैं, क्या उसूल हैं, क्या उसके लिमिट्स हैं, इनको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसकी असल ड्यूटी क्या है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत इस वक्त हमारे मुल्क में मीडिया काम कर रहा है। तो इस वक्त एक तो जिम्मेदारी ये है कि हमारे देश का हर समझदार नागरिक वो बाइकआउट करे इन तमाम मीडिया हाउसेस का। हम ही वो न्यूज़पेपर खरीदते हैं और हम ही उन चैनल्स को देखकर उनकी टीआरपी बढ़ाते हैं। एक तो मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से आज ये अपील करनी है, खुदा करे कि हमारी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे और उनके दिल में उतरे, और वो ये तय कर लें कि हमको इस मीडिया को कम से कम ताकत नहीं पहुंचानी है। हमारे जरिए से, हमारे पैसे से, हमारे रिसोर्सेज से यही मीडिया हमारे खिलाफ काम करे और देश के हित के खिलाफ काम करे। हम जिस हद तक इसमें हिस्सा ले सकते हैं वो हमें लेना चाहिए। दूसरी बात, इस मीडिया के खिलाफ भरपूर तरीके पर देश के कोने कोने से लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि इस बारे में हम सब बहुत लेट हैं। हमें बहुत पहले ये कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। तो ये बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे ऑफिस बेरर्स, फुल टाइमर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे लॉयर्स, हमारे स्कॉलर्स और देश के आम लोग, ये हर तरफ से मीडिया के खिलाफ इस वक्त लीगल कार्रवाई करें। ये हमारा एक देश के हित में फरीजा है, ये हमारी ड्यूटी है कि इस देश को एनार्की और सिविल वॉर से बचाने के लिए, और आपस की जो युद्ध छेड़ना चाहता है ये मीडिया और सरकार छेड़ना चाहती है मीडिया की मदद से, उस युद्ध को रोकने के लिए और भाईचारा फैलाने के लिए, डिस्टेंस कम करने के लिए, गलतफहमियों को दूर करने के लिए इस मीडिया को कमजोर करना ये हमारा फर्ज है। और इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और जागरूकता हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और साथियों को, हमारे तमाम पूरे कैडर को इस बारे में फैलाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मीडिया के बारे में कोई बहुत ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत है। ये बात अब क्लोज हो चुकी है। और ये भी खुशी की बात है कि इस मौके पर मुल्क के अंदर मीडिया के बारे में अपनी जिम्मेदारी का एहसास पहले के मुकाबले में बढ़ना शुरू हुआ, और इसीलिए हमें सोशल मीडिया का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए। और हमारे लोग तो जो देश को रियल डेमोक्रेसी और सेकुलर वैल्यूज पर बाकी रखना चाहते हैं, जो समानता चाहते हैं, जो पीस एंड जस्टिस चाहते हैं, उनको सोशल मीडिया के उन तमाम चैनल्स को बल पहुंचाना चाहिए, ताकत देनी चाहिए, जो इन वैल्यूज पर यकीन रखते हैं। जी, मीडिया पर बाइकआउट के बारे में मिशाम साहब की भी हम लोग राय लेंगे, लेकिन नुमानी साहब एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि तबलीगी जमात के बारे में हाल ही में लोगों ने ये नाम सुना है, उसके बारे में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको खासकर कोई जानकारी नहीं है। तो क्या तबलीगी जमात है, उनमें क्या काम होते हैं, क्या कोई गलत काम होता है या नहीं, इसके बारे में कुछ अल्फाज। मैं थोड़ा टाइम इसमें लूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने मुझसे किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने मुझसे किया। देखिए, इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम कोई एक जात का नाम नहीं है। जैसे किसी ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया तो उसे ब्राह्मण बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, वो तो ब्राह्मण हो जाएगा। ऐसा इस्लाम का मामला नहीं। मुस्लिम के घर में अगर कोई पैदा हो गया तो वो धार्मिक हिसाब से, कानून के हिसाब से वो मुसलमान नहीं हो सकता।
वो ठीक है, वो सरकारी कागजात में उसका रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखा जाएगा, लेकिन इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम एक जिंदगी के कुछ नियम है। तुम्हारे विचार कैसे हों, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हों, तुम्हारा आपस में इंसानों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ संबंध कैसा हो। तुम कोई काम करो तो तुम्हारी दिल की नीयत क्या होनी चाहिए, कितने निष्काम लोग के साथ तुमको अच्छे काम करने चाहिए। अपने पर्सनल इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट के बजाय तुमको समाज का इंटरेस्ट देखना चाहिए, और जहां तुम्हारा अपना इंटरेस्ट और समाज का इंटरेस्ट क्लैश करे वहां तुमको समाज के इंटरेस्ट को आगे बढ़ना चाहिए। तुमको बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तुमको शराब नहीं पीनी चाहिए, नशे की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक पूरा सिस्टम है, वो इकोनॉमिक सिस्टम भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, सोशल सिस्टम भी है, फैमिली सिस्टम भी है। तो तबलीगी जमात का क्या मकसद है? तबलीगी जमात का एक ही मकसद है कि भाई तुम असली इस्लाम बनो, मुसलमान बनो। नस्ली मुसलमान का होना काफी नहीं है। तुम्हारा नाम राशन कार्ड में लिखा हुआ है कि तुम मुसलमान हो, पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि तुम्हारा रिलीजन इस्लाम है, इट इज नॉट सफिशिएंट, ये काफी नहीं है। तुमको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना हो, ये काम है तबलीगी जमात। इसके बियॉन्ड तबलीगी जमात कुछ नहीं कर सकती। उसका एरिया बिल्कुल एकदम लिमिटेड है। लोगों को उससे ये शिकायत तो हो सकती है कि वो लोग राजनीति में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते। ये शिकायत बिल्कुल नहीं हो सकती कि वो कोई पॉलिटिकल एम्बिशन रखते हैं, कोई उनका अपना पॉलिटिकल गोल है। बहुत ही पॉजिटिव सोच के सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं। अच्छा, चूंकि वो करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में पूरी दुनिया में इतना ऑर्गेनाइज तरीके पर ये काम हो रहा है, तो आप जानते कोई ऐसी मास मूवमेंट होती है तो उसमें लोग, एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एक सा नहीं होता। तो इसी तरह उनमें भी 2-4 लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरह अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जहां तक इन खबरों का सवाल कि अस्पताल में उन्होंने अश्लील हरकतें की और मीट मांगा और बिरयानी मांगी और भी अजीब अजीब बातें जिनको कहना भी मुश्किल है, इसका तो खंडन खुद हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने कर दिया। इसको तो डिनाई कर दिया और नर्सों ने, फीमेल नर्सेज ने। इसके खिलाफ पुलिस ऑफिसर्स ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर दिया। नोएडा पुलिस की तरफ से आया, सहारनपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो खबर आई थी जी न्यूज की तरफ से कि वहाँ 11 लोग पॉजिटिव पाए गए तबलीगी जमात के। नॉर्थ ईस्ट ने इसका सख्ती के साथ खंडन किया। इवन इसको वार्न भी किया प्रेस काउंसिल ने भी और कोर्ट ने भी। तो ये तो बिल्कुल गलत खबर है। तबलीगी जमात के लोग इस मुल्क में, जितना मैं जानता हूँ, बहैसियत मजमूई, टोटलिटी, वो बहुत अच्छे लोग हैं। और वो तो इस मूवमेंट को भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लाखों की तादाद में वो मूवमेंट जो अब चाहती, जो जिस मूवमेंट का मकसद है समानता, न्याय और ये सारे मजलूम समाज का एक मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना और ये आंदोलन का चलाना, इसमें तबलीगी जमात की जो इंडिविजुअल्स हैं, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है। ये भी बहुत गलत बात है कि उसमें जाहिल लोग, सिर्फ जाहिल लोग। भाई हमारे देश की अक्सर आबादी ही इलिटरेट है, तो क्या उनका हक नहीं है कि उनको अच्छा इंसान बनाया जाए? उनमें जो क्रिमिनल्स बन जाते हैं लोग, तो वो भी हैं। लेकिन प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और आप विदेशों में जाकर देखेंगे तो बीबीसी के डायरेक्टर का बेटा वो खुद कन्वर्ट हुआ। अब याह्या उसका नाम है, एक जमाने में उससे बहुत टच में था वो। तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा नौजवान, उसने बहुत इंस्पायर किया है लोगों को। तो ये तो पूरी दुनिया में बात कर रही है। इसलिए तबलीगी जमात के बारे में जो विशेष प्रोपेगेंडा है, मैं अपने तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों, बहनों, नौजवानों से
बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये कहूँगा कि इस पर बिल्कुल यकीन न करें, बल्कि जब हालात थोड़ी बेहतर हो जाए तो मैं तबलीगी जमात के लोगों से भी कहूँगा कि आप जरा और ज़्यादा भाईचारा बनाइए, अपने पड़ोस के नॉन मुस्लिम लोगों के साथ मिलिए जुलिए, उठिए बैठिए, और जब वो आपको देखेंगे, आपका व्यवहार और कैरेक्टर देखेंगे, तो वो खुद ही इस प्रोपेगेंडे को झूठा मान लेंगे। और इससे देश में मुझे लगता है कि इस भाईचारा बनाने वाले और समानता कायम करने वाले और एक सोशल जस्टिस के लिए चलाई जाने वाली हमारी ये तहरीक, इसको और नई ताकत मिलेगी। जी मिश्रम साहब, अभी नोमानी साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि मीडिया का बायकॉट करना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? ये एक विकल्प है मीडिया को सबक सिखाने का? मीडिया का बायकॉट करने के लिए अगर हम लोग कहते हैं तो इसके लिए मैं ऐसा कहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश भर में मीडिया के विरोध में एक संगठित अभियान चलाया जाए। मैं इसके पहले मीडिया के विरोध में एक अभियान चलाया था और इसका नाम रखा था ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। तो दोबारा राष्ट्रीय स्तर पर इसके विरोध में प्रचार अभियान शुरू करना चाहिए और प्रचार अभियान के दौरान सारे देश भर में लोगों को बायकॉट करने के लिए कहना चाहिए। दूसरा काम बायकॉट करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा काम, बायकॉट होने के बाद लोगों को डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन का सोर्स तो चाहिए। बगैर इंफॉर्मेशन से तो आज की दुनिया में जितना हम लोगों को खाने के लिए फूड चाहिए, उतना दिमाग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसके लिए हम लोगों को मीडिया की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। तो ये मीडिया वैकल्पिक तौर पर, अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर हमें सोशल मीडिया को डेवलप करना चाहिए। एक तो अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा करना चाहिए और अल्टरनेटिव मीडिया में सोशल मीडिया को सबसे बड़ा मीडिया हमारे लोगों को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बनाना चाहिए। ये चौथी बात। और पांचवी बात, इसको संगठित रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर करना चाहिए। सभी लोगों को मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। और बहुत बड़ा, जब हमारी संख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले ज्यादा होंगे। अगर हम संगठित रूप से ऐसा करने का काम करें तो इसके लिए मैं आने वाले समय में, जैसे ही कोरोना महामारी का मामला खत्म हो जाएगा, इसके लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने का इस मौके पर ऐलान करता हूं और एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा करने के लिए समाज को तैयार करने की दिशा में कोशिश करेंगे। और आशा करता हूं कि नोमानी साहब भी इस काम में सहभागी होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, क्योंकि वो भी संगठित रूप से ऐसा काम करने के लिए जरूर तैयार है और दूसरे लोगों को भी तैयार किया जा सकता है। नुमानी साहब, एक तो बात हो गई कि मीडिया का मतलब देखना नहीं चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन दूसरी भी एक बात है कि चैनलों पर कुछ लोग जाते हैं, मुस्लिम मौलाना है, वो भी लोग वहां पर जाते हैं और फिर उनके ही विरोध में उनके मुंह से बुलवाया जाता है। तो क्या केवल देखने तक ही ये बहिष्कार करना चाहिए या चैनलों में यानी जो चर्चाएं होती है, डिबेट होते हैं, उसमें जाने के लिए भी बहिष्कार करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि खास तौर पर वो चैनल जो मोटिवेटेड हैं, बाइस्ड हैं और जिनका अपना एजेंडा एब्सोल्युटली क्लियर है, ऐसे चैनलों का तो टोटल बहिष्कार करना चाहिए, वहां जाना ही नहीं चाहिए। अब मैं कमेंट नहीं करना चाहता उन लोगों पर जो इसके बावजूद कि बार बार ये अपीलें की जा रही हैं समाज की तरफ, समाज के बुद्धिजीवियों और इंटेलेक्चुअल्स की तरफ, फिर भी कुछ लोग जाते हैं। सब लोग तो बात नहीं मानते, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि ऐसे चैनलों का तो बिल्कुल बाइकआउट किया जाना चाहिए जिनके बारे में कोई शुबा बाकी नहीं रह गया है, कि वो किसी गलतफहमी में नहीं है,
बल्कि वो एक पूरी तरह बायस्ड होकर एक ही एजेंडा प्रमोट करना चाहिए। जी, अब मरकन निजामुद्दीन के जब ये मामला सामने आया तब मौलाना साद की जगह पर कुछ मीडिया हाउसेस ने वेबसाइट पर आपकी तस्वीर लगाई गई। क्या कहेंगे हाँ, इस पर आप? मैं कुछ मीडिया हाउसेस नहीं, जहाँ तक मुझे अभी तक इत्तला मिली है 23-24 है मीडिया जी, हाउसेस। मैंने उन सब के खिलाफ लीगल नोटिस इशू करवा दिया है। 2 लॉयर्स को इंगेज करके उनकी तरफ से सबके नाम लीगल नोटिस जा चुका है और अब उसके जवाबों का इंतजार है और उसके बाद हम लीगल कार्रवाई पूरी करेंगे। जैसे जैसे हमें उनका जवाब मिलता जाएगा तो कानून के मुताबिक हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते चले जाएंगे। ये एक शुरुआत है। मैं 2-2.5 साल से इस बात को कहता रहा हूँ और हमारे मेश्राम जी भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि मैं ये बात कहता रहा हूँ कि मीडिया हाउसेस की इन शरारतों पर अब चुप नहीं बैठे। अब हमको कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस के कुछ हुदूद और लिमिटेशंस हैं और जहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस है वहीं पर हमको इस बात के भी कानून मजबूर करता है कि हम किसी को डिफेम न करें, फेक न्यूज न छापें। तो इस वक्त तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि शायद दुनिया में चैंपियन बन गए हैं हमारे बहुत से चैनल फेक न्यूज। इन अमेरिका में और कहाँ कहाँ जो मीडिया को मॉनिटर करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दुनिया का सबसे झूठा मीडिया इस वक्त इंडियन मीडिया को करार दे रहे हैं। एज एन इंडियन इस बात को कहते हुए भी मुझको बहुत दुख भी हो रहा है, शर्म भी आ रहा है। तो ये तो लीगल कार्रवाई मैंने तो शुरुआत कर दी है और मैं इस बात नहीं करता मोर्चे की तरफ से और आप पूरे देश के स्तर पर मीडिया के खिलाफ लीगल कार्रवाई बड़े बड़े पैमाने पर शुरू हो जानी चाहिए। हमारी विश्राम जी के सिलसिले में बात भी होती रही है, तो हो सकता है कि शुरू भी करा दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द मुल्क के कोने कोने से मीडिया। हेलो, ओके। आप दोनों से भी मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन को पहले 24 मार्च से शुरू किया गया, उस वक्त भी वो कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रिपरेशन नहीं था लॉकडाउन का। केवल 4 घंटे का समय राज्य सरकारों को दिया गया लॉकडाउन का प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद सारे देश भर में लोगों में पैनिक फैल गया, घबराहट फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए, राशन की दुकानें हो या अन्य दुकानें, वहां पर लोगों ने भीड़ करना शुरू कर दिया। कल जब 14 अप्रैल को जब नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉकडाउन को बढ़ाया 3 मई तक, उसके बाद फिर मुंबई में और सूरत में देखा गया कि लोग हजारों की तादाद में लोग जो है वो मजदूर खासकर घरों अपने अपने घरों में जाने के लिए बाहर निकले, हजारों की तादाद में सड़कों पर आए। तो ये लॉकडाउन बिना किसी तैयारी के, और ये जो मजदूर वर्ग है, जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार जिसे कहा जाता है, उनके लिए कि किसी प्रकार की कोई सुविधा या उनका विचार किए बगैर ही ये लॉकडाउन किया गया है, ये सरकार की असफलता है या नहीं, ये बताइए। मिश्राम साहब से पहले आप। मैं पहले जवाब दूं या विश्राम जी? जी 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 जी, नोमानी साहब आप। मैं बोलता हूँ। देखिए, हमारा ये सरकार ने पहली बार बगैर किसी तैयारी के इतना बड़ा ऐलान किया हो, ऐसा नहीं है कि जितने फैसले करती है जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होने वाले होते हैं, किसी होमवर्क के बगैर, किसी विशेषज्ञों और एक्सपर्ट्स के मशवरे के बगैर, कोई प्रोफेशनल ओपिनियंस लिए बगैर, खुदा जाने कौन इनको पंडित सुझाता है और कहाँ से इनको ये राय मिलती है कि वो अचानक आते हैं और नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। सारे देश ने देखा कि नोटबंदी के लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की और जो दूसरे नोट थे वो छपे भी नहीं, उसके छपने में हफ्तों लग गए और उसके बाद उसका साइज भी गलत छपा। एटीएम मशीनों के साइज में वो नोट ही नहीं निकल पा रहे। तो फिर एटीएम मशीनों के साइज को शर्म आती है। एक 8वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा भी शायद कोई ऐसा काम नहीं करे। जीएसटी कानून बना, जरा पूछिए इनकम टैक्स लॉयर से और कॉमर्स स्पेशलिस्ट से और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे पूछिए
कि उनको साल 2 साल लग गए जीएसटी कानून को समझने में। किस कदर गलत मैं किसी तैयारी के ये कानून बना, ये इनके जितने भी ऐलान होते। अब ये जो इन्होंने ऐलान किया लॉकडाउन का, असल में क्या बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है ये बातें कहते हुए। तो गुलामी की मानसिकता हमारे इन लोगों के जहनों में आज तक नहीं थी। उन्होंने सुना कि वुहान शहर में लॉकडाउन हो गया, उन्होंने सुना कि इटली में लॉकडाउन हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम भारत में भी लॉकडाउन करते हैं, इसलिए कि जो गोरा करता है वही हमको भी करना है। वो डीएनए एक है ना, तो वो डीएनए की वजह से भी शायद ये प्रॉब्लम हुआ हो। उन्होंने कोई फर्क ही नहीं समझा कि क्या फर्क है इटली में। इटली में हर वो शख्स जो बेरोजगार है उसका सोशल सर्विसेज के लिए मंथली सरकार की तरफ से बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाए। होम डिलीवरी सर्विस इतनी शानदार है कि आप 2 बजे रात को भी अगर कोई चीज मांगते हैं तो आपको विदिन 15 मिनट्स वो चीज आपको घर तक पहुंच जाती है। तो हमारे मुल्क में ये सुविधाएं नहीं है, हम इतने डेवलप नहीं हैं। फिर उन मुल्कों की आबादी तो हमारे बम्बई शहर से भी आधी है। हमारे मुल्क की आबादी बहुत बड़ी है, तो उस आबादी के अंदर जो मोर देन 60% आबादी है वो इन्हीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डेली वेजर्स की आबादी। कुछ प्लान ही नहीं किया। और फिर ये भी हमने नहीं सोचा कि अक्सर नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में आकर बेचारे अपना रोजी रोटी कमाते। यूपी के करोड़ों लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, आसाम के लोग, इनका क्या होगा, कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने। और जो बाहर निकल रहा है उसको डंडों से ऐसे मारा जा रहा है जैसे बड़ा क्रिमिनल है। ये सब इस बात को दर्शाता है कि इन लोगों के अंदर सत्ता चलाने की कोई सलाहियत नहीं। और एक ही एजेंडा है इनका, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, लोगों को आपस में बांटो, और सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि गोया देश की 80% 85% गरीब आबादी मर जाए तो मर जाए, दे डोंट केयर। ये सारे लोग हमारे मजदूर भाई बहन, ये सारे लोग किस समाज से ताल्लुक, ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के समाज के लोग। तो खुदा करे कि मेरी ये बात गलत हो कि इनके मर जाने और भूख से मर जाने या वायरस से मर जाने से मैं इनको कोई कंसर्न नहीं रखता। मैं फिर दोहराता हूँ, खुदा करे कि मेरी ये बात गलत है, लेकिन हालात तो यही बताते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं है। आज कल भी जो हमारे प्रधानमंत्री ने आकर ऐलान किया, तरस गए काम ये सुनने के लिए कि शायद इतनी आलोचना और इतनी मुसीबत भरे करोड़ों लोगों के देखने के बाद कम से कम वो कोई कंप्लीट प्लान अनाउंस करेंगे, किस तरह इन मजदूरों को घर पहुंचाया जाएगा, किस तरह इनको हम राशन पहुंचाएंगे, किस तरह इनकी सुविधाएं हमको, कुछ भी नहीं। बल्कि ऐलान कर दिया गया कि देश के पास भंडार है, लेकिन वो भंडार पहुंचेगा कैसे इन भूखे प्यासे लोगों के पास? इसका कोई व्यवस्था या शायद की नहीं गई या हमको बताई नहीं गई। फिर चोर बाजारी इस वक्त भी हो रही है। कल ही खबर आई है कि बीजेपी के एक एमएलए साहब के राशन जो बांटने के लिए दिया गया था उसको बेच रहे थे, उसको अरेस्ट किया गया। ये 2-3 जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं। मतलब किस हद तक हम लोग गिर गए हैं। और उसकी वजह यह है कि शायद 100 साल से जो इनकी ट्रेनिंग हुई है उस परिवार की तरफ से, वो बस एक दंगा, लड़ाई, सिविल वार, सांप्रदायिक तनाव, जात धर्म की बुनियाद पर देश को बांटना और बांटकर उन सबको उनकी अपनी आइडेंटिटी छीनकर उनको कोई और आइडेंटिटी देकर उनके वोट हासिल करके मेजोरिटी पर जाना, यही इनका काम है। गवर्नेंस से इनको कोई मतलब नहीं, समाज की जरूरतें पूरा करने से कोई मतलब नहीं। बहरहाल अब मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अब इस मजलूम समाज को इस देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत दिन तक चलेगी नहीं। हमें अपने आप को एजुकेशनली भी तैयार करना होगा, हमें अपने आप को स्पिरिचुअली और मॉरली भी तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे हाथ में अगर कोई एक जिम्मेदारी आती है तो हम तो चोरी न करें, हमारे लोग ये लूटमार न बचाएं, हमारे लोग डिस्क्रिमिनेशन न करें। इसलिए कि आलोचना करना बहुत आसान है और खुद अच्छा कैरेक्टर पेश करना उतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस मौके से फायदा उठाकर
आपके चैनल से करोड़ों लोगों तक ये संदेश खुदा करे कि पहुंचे कि इस वक्त हम अपने कैरेक्टर को भी से बेहतर बनाएं, और इसके लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम कानून का पालन करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेते हुए, अपने आसपास के उन तमाम लोगों तक हम जरूरत की चीजें पहुंचाने का या इंतजाम करें जो इसकी उनको फौरी जरूरत है। जी मिश्राम साहब। मैं ये खास तौर पर सरकार के द्वारा असंगठित मजदूरों के बारे में किसी प्रकार का प्लान बनाया गया हो, गरीबों के बारे में कोई प्लान बनाया गया हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की रिटर्न कॉपी पहुंची हो, ऐसी कोई बात अभी तक हमारे जानने में नहीं आई। और जो 1,70,000 करोड़ का बजट है, उस बजट में गरीबों को मदद देने की कोई बात है नहीं। जी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड अगर है तो वो जिस स्टेट के, जिस जिले के, जिस गांव के हैं वहां है, और ये असंगठित मजदूर अपने अपने राज्यों से निकलकर दूसरे राज्यों में गए हैं, वहां उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है और वहां वो फंसे हुए हैं। उनको किसी प्रकार की कोई मदद, सरकार प्रोपोगंडा कर रही है मगर उनको मदद मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है, एक साइकोलॉजिकल समस्या है कि वो परिवार से कट गए और कई दिन से परिवार से दूर है, और एक प्रकार से ऐसे कैंप में रह रहे हैं जहां 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 लोग इकट्ठा रह रहे हैं। वहां उनकी कुछ साइकोलॉजिकल समस्याएं भी पैदा हो रही है, उसको भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यानी ओवरऑल ये देखा गया कि इतना बड़ा प्लान बनाया गया, इस प्लान में इन मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में, उनके राशन के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में बहुत गंभीरता से घोषणा करने के पहले सोचा गया। न पहली बार सोचा गया न दूसरी बार सोचा गया, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि जो फैसला करने वाले जो लोग हैं, सरकार है, वो लोग एक बात है। दूसरा, इसकी लड़ाई डॉक्टर लोग लड़ रहे हैं, नर्सेस लड़ रहे हैं, और सफाई कर्मी के लोग लड़ रहे हैं। उन लोगों को किसी प्रकार के जो ड्रेस कोड है, पीपीई का कोड है, वो ड्रेस है, उनको नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से 200 से ज्यादा कर्मचारी, और डेली ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं मीडिया में कि वो कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। जो लोग लड़ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, इलाज दूसरे का कर रहे हैं, वो पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे समय में वो पीड़ित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको पीपीई का ड्रेस कोड नहीं मुहैया किया गया। तो ये करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, ये काम सरकार ने किया नहीं। अगर उन्होंने पहले से प्लान बनाया होता तो ऐसा नहीं होता, एक बात है। तीसरी बात यह है कि अभी जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, जिसमें मीडिया के द्वारा सरकार प्रोपोगंडा कर रही है कि इसमें तबलीगी जमात के लोगों की वजह से बढ़ रहा है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि ये तबलीगी जमात की वजह से आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। ये जो सरकार ने टेस्ट करने वाले लोगों, टेस्ट करने वाले लैब की संख्या कम थी, अब ये 200 से ज्यादा हो गई है, और ज्यादा बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। जब ज्यादा बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं तो ज्यादा संख्या आ रही है। जब ज्यादा संख्या आ रही है तो सरकार को लगता है कि हमारे ऊपर आरोप आएगा कि हम फेल है, लॉकडाउन करने के बावजूद भी फेल है। ऐसा आरोप हमारे ऊपर ना आए, इसलिए मरकज निजामुद्दीन या तबलीगी जमात के लोगों को टारगेट बनाकर जिम्मेदार माना जा रहा है। ये बातें, सारे परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन्होंने
कोई घोषणा करने के पहले बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने होमवर्क किया, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक और उदाहरण से मैं कहता हूं, 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मूर्खता की हद है। अरे 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन हुआ, जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाती है देशवासियों को, श्रद्धांजलि नहीं दी जाती। ये कोई 6 दिसंबर नहीं है जिस दिन बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। ये प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले लोग कौन है? उनके गधेपन की मर्यादा निर्धारित होनी चाहिए। वो लोग कह रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, सरकार मीडिया वालों को आंकड़ा दे रहा है 30% जमाती, 35% जमाती, सरकार ही उनको आंकड़ा दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार के सलाहकार उनको ये आंकड़ा दे रहे हैं, ऐसे ही सलाहकारों ने प्रधानमंत्री को सलाह दिया होगा कि श्रद्धांजलि अर्पित करो। तो इसका मतलब है ऐसे गधे लोगों को प्रधानमंत्री ने अपना सलाहकार बना के रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों से भी प्रधानमंत्री को सावधान रहने की जरूरत है, और मैं प्रधानमंत्री को उन लोगों से सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग ऐसा कहें कि मैं प्रधानमंत्री के विरोध में बयान दे रहा हूं, मैं उनको सावधान कर रहा हूं। वो सावधान होने की जरूरत है ऐसे गधे लोगों से। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जी, एक सवाल जो रह गया था वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, इस शब्द को काफी ज्यादा प्रचारित किया गया खासकर कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए, लेकिन WHO ने हाल ही में उसे, वो लोग उस शब्द का प्रयोग करने से बच रहे, इसे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग कह रहे। भारत में जो छुआछूत का जो एक दौर चल रहा था, तो WHO ने भी ये माना कि ये गलत शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग, इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द जो है वो गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोगों को ये ऐसा करने के लिए कहा गया है, इसलिए सोशल शब्द यूज किया गया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग से करोड़ों शब्द, करोड़ों लोगों के शामिल होने का सेंस उसमें शामिल नहीं होगा। मगर भारत के रेफरेंस में सोशल डिस्टेंसिंग का एक दूसरा मीनिंग आता है, अनटचेबिलिटी की तरफ। इस वजह से शायद ये सतर्कता बरती जा रही हो, मगर वास्तविक शब्द सोशल डिस्टेंसिंग ही सही है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों को ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब करोड़ों लोगों को समाज ही कहा जा सकता है, सोशल शब्द ही सुटेबल है। और चूंकि कोरोना के लिए ऐसा किया जा रहा है, और इसलिए ये अनटचेबिलिटी का मामला नहीं है, ना केवल अनटचेबल लोगों के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना ये देखकर नहीं हमला करता है कि ये अनटचेबल है, आदिवासी है, बैकवर्ड है जी, बल्कि ये सारा संकट तो विदेश में जो भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग ही सबसे ज्यादा है। यही लोग विदेश से भारत में आए और इन्होंने ही कोरोना भारत में लाया जी। ये SC, ST, OBC के लोगों ने नहीं लाया। मगर मैं इस बात के लिए कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता, ना उनको टारगेट बनाना चाहता हूं। ये अनटचेबल लोगों ने नहीं लाया है। मैं तो जानकारी के लिए ये बात बता रहा हूं कि हमारे लोग तो विदेश में है नहीं है, क्योंकि वो जो है वो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा नगण्य है। तो जी। ये खास तौर पर ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो शब्द प्रयोग है वो ज्यादा अनुचित शब्द है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मगर WHO ने अगर कहा है तो वो भारत के अनटचेबिलिटी के रेफरेंस में कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों मान्यवरों का कि आप लोगों ने हमें समय दिया, और मीडिया का जो रवैया है खासकर ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में, उस पर आपने काफी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। तो आप दोनों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हो, यहीं पर रुकते हैं। आप सब देखते रहिए MN TV। धन्यवाद। आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया।